तो यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं आज प्रेगनेंसी से। ठीक है, प्रेगनेंसी से पहले अपने देखा था कि जो जाइगोट की प्रोसेस होती है या जाइगोट से कौन सी स्टेज बनती है, मोरुला। ठीक है, मोरुला किसे कहते हैं, जिसमें जाइगोट के क्लीवेज या विदलन से, विदलन कौन से विभाजन होता है, समसूत्री, समसूत्री विभाजन से लगातार विभाजन होने से कोशिकाओं का एक समूह बनता है और उन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ठीक है, कोशिकाओं को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं और कोशिकाओं के उन समूह को मोरुला कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टेज देखो, जाइगोट, जाइगोट में क्या होगा, क्लीवेज, या क्लीवेज को अपन कह सकते हैं विदलन, जिससे सबसे पहले 2 कोशिकाएं, 2 से 4 कोशिकाएं और 4 से 8 कोशिकाएं। ठीक है, इस प्रकार से ये 8 सेल है और 8 सेल से फिर वापस माइटोसिस डिवीजन और माइटोसिस डिवीजन से 16 कोशिकाओं का एक समूह बनता है। ये कह सकते हैं एक सॉलिड बॉल के रूप में। ज़्यादा बन सकती है ना, काउंट मत करना। ठीक है, 16 सेल्ड, 2 कम पड़ रही है, कोई बात नहीं, आप 16 मान लो। ठीक है, ये ले यार, हाँ मानना कि मान लो यार। ठीक है, 16 सेल, और 16 सेल की जो स्टेज होती है उसे क्या कहते हैं, मोरुला। ठीक है, मोरुला से अगली स्टेज जिसमें सेल्स का अरेंजमेंट होता है और एक तो लेयरिंग सेल बनती है, इस प्रकार की, और अंदर कोशिकाओं का एक छोटा सा ग्रुप बनता है। ठीक है, जिसे इनर सेल मास कहते हैं। इस प्रकार से ये इनर सेल मास, और इस स्टेज को क्या कहते हैं अपन, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट। और 2 प्रकार की जो आउटर लेयर है इनको क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, कोरक पोषक आवरण भी बोलते हैं इसको, मतलब ये न्यूट्रिशन देने वाली लेयर है, ये कवर भी करती है, साथ साथ में उसको न्यूट्रिशन भी देती है और एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन भी करती है। ठीक है ना, उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, और अंदर वाली जो सेल है इनर सेल मास कहते हैं। मास का मतलब कोशिकाओं का ग्रुप ही कह सकते हैं, मास का मतलब कोशिकाओं का ग्रुप, और अंदर के साइड में है इसलिए इनर कोशिका है। ठीक है, इससे तो रियल जो एम्ब्रियो बनता है वो तो इससे बनता है। इससे तो एम्ब्रियो बनेगा, और बाहर की जो आवरण है इनसे मैंने पहले बताया है आपको, भ्रूण की जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो संरक्षित लेयर जो है वो बनाती है। ठीक है, तो ये ट्रोफोब्लास्ट, इनसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, एम्ब्रियो की, भ्रूण की बाह्य भित्तियाँ जो बनाती है वो कौन बनाती है, ट्रोफोब्लास्ट बनाती है। ट्रोफोब्लास्ट का अपन ने हिंदी में क्या लिखा है, पोषण, पोषण भी लिखा ना इसके साथ में टर्म, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये न्यूट्रिशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, ये जो स्टेज है ये कहाँ पे आती है, जो फैलोपियन ट्यूब है या अंडवाहिनी है, अंडवाहिनी से रोटेट करते हुए यूट्रस में आती है। अब थोड़ा सा यूट्रस की स्ट्रक्चर देखो आप, यहाँ तक की तो पहले अपन डिस्कस कर चुके हैं।
ठीक है, ये नॉर्मल यूट्रस की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जैसे जैसे इधर तो बन रहा है कौन, ब्लास्टोसिस्ट, वैसे वैसे यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर जो है वो भी धीरे धीरे मोटी होने लगती है, थिक होने लगती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन दिखा सकते हैं, ये काफ़ी थिक बनती है, इनमें ब्लड वेसल्स बनने लगती है। इस प्रकार से उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है अंदर की तरफ, इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर ये ठीक है, यहाँ पे कोशिकाओं का समूह है, जिसे क्या कह रहे हैं अपन, ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हैं। और ब्लास्टोसिस्ट है, यहाँ से रोटेट करते हुए ऊपर से और यूट्रस में आके रुकता है। और यूट्रस में जो ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम, इस एंडोमेट्रियम के साथ में आकर यहाँ पर अटैच होता है। इनमें जो उभार होते हैं इस प्रकार के, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे डिजाइन बना रहा हूँ है ना, ये रियल में मतलब जो यूट्रस की मेम्ब्रेन होती है इस टाइम पर वो कुछ इस प्रकार से उभार लिए हुई रहती है। अगर मान लो ये प्लेन हो, एक कंडीशन देखो आप, अगर ये लेयर प्लेन हो और ऊपर से आप गेंद डालो तो वो रुकेगी क्या, वो सीधी आ जाएगी। इसका मतलब नेचर ने हर वो चीज़ परफेक्ट बनाई है, जिस चीज़ की जहाँ आवश्यकता है वैसे की वैसी। यहाँ आवश्यकता है कि रास्ता जो है एकदम ऊपर नीचे वाला हो, ताकि जो चीज़ आए वो थोड़ी रुके वहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पे आएगी, तो ये तो चलो अपन फिर भी एक लाइन में बना रहे हैं, वहाँ तो ऐसे उभार निकले हुए रहते बाहर की तरफ या अंदर ऐसे, तो यहाँ कहीं ना कहीं आके ये रुक जाएगी। यहाँ जैसे यहाँ पे आके रुक गई, और रुकते ही मैं क्या कह रहा हूँ कि एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम इसको चारों तरफ से कवर कर लेगी, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम क्या कर लेगी, इसको चारों तरफ से कवर कर लेगी। इस स्टेज को अपन क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन, ठीक है। इम्प्लांटेशन। अब दो चीज़ें हैं, एक तो आपके सामने एंडोमेट्रियम है, एक एंडोमेट्रियम के पास में कौन है, ब्लास्टोसिस्ट है। दो चीज़ आपके सामने। ब्लास्टोसिस्ट के चारों तरफ जो आवरण है उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। ट्रोपोब्लास्ट जो कोशिकाएं हैं, इनके चारों तरफ एक कोशिकाओं का आवरण बनता है। कब बनता है, इम्प्लांटेशन के बाद। इसके बाद की बता रहा हूँ, यहाँ तक तो सेम है वो स्ट्रक्चर। जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गया, इम्प्लांटेशन होते ही ट्रोपोब्लास्ट अपने चारों तरफ एक आवरण बनाता है, उसे कोरियोनिक आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरियोनिक आवरण, ठीक है। जैसे मान लो अपन यहाँ पर बनाएं, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाएगा। ये ट्रोपोब्लास्ट है, और यहाँ पे एक आवरण बना है, इस प्रकार से, ठीक है। और इस आवरण को क्या कह रहे हो आप, कोरियोन या कोरियोनिक लेयर। क्या कहते हैं इसे, कोरियोनिक लेयर, कोरियोनिक आवरण कह सकते हो। कोरियोनिक आवरण में कुछ अंगुली नुमा उभार जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, ठीक है। ये फिंगर लाइक, इनको कह सकते हैं फिंगर लाइक, अतिवर्तियाँ मतलब ग्रोथ निकलती है, ठीक है। तो ये फिंगर लाइक, स्ट्रक्चर बनी है। और किस पे बन रही है, ये कोरियोनिक पे बन रही है, तो इन्हें कोरियोनिक विलाई कहते हैं, ठीक है। कोरियोनिक स्ट्रक्चर से ऊपर की तरफ अंगुली नुमा कुछ अतिवर्धियाँ निकलती हैं, जिनका नाम कोरियोनिक विलाई कहते हैं। किसके ऊपर बनी है, कोरियोनिक पे, कोरियोनिक विलाई। कहाँ पे बन रही है, इस साइड में बन रही है, एंडोमेट्रियम साइड में। ये तो पोर्शन बाहर है, एंडोमेट्रियम से जहाँ टच हो रहा है उस साइड में क्या निकलती है, कोरियोनिक विलाई निकलती है। सेम इसी के जैसे, इसके जस्ट ऑपोजिट जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ना, यहाँ पे एंडोमेट्रियम यहाँ है,
तो एंडोमेट्रियम भी क्या बनाएगी, सेम इसी प्रकार से अंगुलीनुमा उभार बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कहें, ये एक बार मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा ना, ये एंडोमेट्रियम है। ये क्या है, एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में भी उसी वक्त अंगुलीनुमा उभार बनने लगते हैं और ये दोनों अंगुलीनुमा उभार एक दूसरे में फंस जाते हैं। ठीक है, इधर से तो कोरियोनिक में अंगुलीनुमा उभार बने, उसी टाइम पे एंडोमेट्रियम में भी अंगुलीनुमा उभार बने, दोनों में एक दूसरे फंस गए। और ये जो स्ट्रक्चर है जहाँ ये कॉम्बिनेशन होता है, इसी कारण से यहाँ पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। आ रहा समझ, अदरवाइज वो निकल सकता है बाहर, लेकिन ये दोनों फिगर जैसी, ये फिंगर जैसी स्ट्रक्चर है, ये आपस में फंसने के कारण से निकलता नहीं है वापस वहाँ। और ये जो जंक्शन है जहाँ पर दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ है, जंक्शन, इसे अपन क्या कह सकते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। हिंदी में क्या कहते हैं, अपरा। ठीक है, प्लेसेंटा किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है, एक तो कोरियोनिक विलाई प्लस एंडोमेट्रियम के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से, एंडोमेट्रियम के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से प्लेसेंटा का निर्माण होता है। ठीक है, प्लेसेंटा जहाँ बनता है उसके बीच एक धाग्यनुमा संरचना का निर्माण होता है। क्या होता है, धाग्यनुमा, एक रज्जुनुमा संरचना का निर्माण होता है। किस किस के बीच में, मादा के यूट्रस और बच्चे के नाभि के बीच में। ठीक है, एक रज्जु बनता है जिसे वैसे तो अम्बिलिकोड के नाम से उसे बोलते हैं, अम्बिलिकोड के नाम से बोलते हैं, धागानुमा संरचना बनती है। ठीक है, और वो पार्ट किसका होता है, वैसे प्लेसेंटा का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब एक चीज़ आप लोगों ने कभी देखी होगी कि कोई फीमेल यदि प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले वो टेस्ट करती है, मार्केट में एक प्रेगनेंसी किट आती है। ठीक है, मार्केट में प्रेगनेंसी किट, उस किट में ऐसे एंटीजन या कुछ स्लाइड होती है। ठीक है ना, एक इस प्रकार की स्लाइड होती है। उस स्लाइड में यहाँ पर एक छेद होता है और यहाँ पर दो पट्टियाँ होती है। ठीक है, इसे प्रेगनेंसी किट बोलते हैं। तो अपन ये देखना चाह रहे हैं कि कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उसकी बॉडी में एक्स्ट्रा हार्मोन या कुछ चीज़ें बनी होगी, उसी को चेक कर सकते हैं अपन। अगर वो हार्मोन प्रेजेंट है तो वो प्रेग्नेंट है, अगर वो हार्मोन नहीं है तो प्रेग्नेंट नहीं है। इसका मतलब वो हार्मोन कहाँ से बन रहा है, प्लेसेंटा से। ठीक है, प्लेसेंटा जैसे ही बनेगा, बनते ही वो हार्मोन बनाना स्टार्ट करता है। सबसे पहला हार्मोन अपन देखें, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, तो इसको कह सकते हैं HCG हार्मोन। अगर कोई भी एम्ब्रियो या फिर अपन कहें ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है, इम्प्लांट होते ही उनके बीच में प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा बनते ही एक ग्रंथि के रूप में काम करता है और हार्मोन स्रावित करता है, और वो हार्मोन उस फीमेल की बॉडी में चला जाएगा, ब्लड में, पूरी बॉडी में। ठीक है, और मोस्टली ऐसा होता है कि ये जो हार्मोन है इनकी ज़्यादा मात्रा यूरिन के साथ में रिलीज होती है। ठीक है, ब्लड में तो है ही है, साथ साथ यूरिन के अंदर भी इसका हार्मोन बाहर निकलता है। इसका मतलब ब्लड टेस्ट करने की बजाय अगर कोई फीमेल चेक करे तो अपनी यूरिन को चेक करें सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, यूरिन की एक ड्रॉप लेगी, उस ड्रॉप को यहाँ पे डालेगी। ठीक है, ड्रॉप डालेगी, ये ड्रॉप यहाँ से चलते हुए इधर से गुजरेगी, इस साइड में आएगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे आप यूरिन डालोगे, डालते ही ये लाइन जो है पिंक हो जाएगी। ठीक है, एक लाइन पिंक होना और फिर ये जो यूरिन है और आगे जाएगा, तो ये लाइन या तो पिंक होगी या नहीं होगी, दो ही चीज़ होगी, या तो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर नहीं होगी।
तो एक लाइन पिंक का मतलब नो प्रेगनेंसी, एक लाइन यदि पिंक आई तो प्रेग्नेंट नहीं है, और यदि दोनों लाइन पिंक हो गई तो प्रेग्नेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी जो किट आती है उसमें फीमेल के यूरिन से जो चेक किया जाता है वो कौन से हार्मोन की उपस्थिति और अनुपस्थिति को चेक करता है। तो आपको याद रखना कौन सा हार्मोन, HCG। इस हार्मोन की उपस्थिति ये सिद्ध करती है कि वो महिला प्रेग्नेंट है। अगर ये हार्मोन नहीं है मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं है। याद रहेगा, प्लीज सेंटा के द्वारा बनेगा।